अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सैयदा शाहनाज़ अव्वल चैनल पर आप सबको खुशामदीद। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो चलते हैं नावल की तरफ। ख्वाबिश किस्त नंबर 15। मंज़र है सिद्धू हाउस का, जहाँ पे आज इतवार की वजह से सब लोग घर पर ही थे और मौसम की मुनासबत से नाश्ते की तैयारी हो रही थी। आज सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। मौसम बहुत ज़बरदस्त था। बड़े भाई ने कहा कि आज सबको नाश्ता करवाएंगे, वो भी हलवा पूरी का, जिस पे अब्बा जी ने एहतजाज किया कि तुम सब लोग तो हलवा पूरी खा लोगे तो मैं गरीब क्या खाऊंगा। अब्बा जी को बाजार का खाना सख्ती से मना था, मैदे की बीमारी की वजह से, जिस पर बड़े भाई बोले कि जो अब्बा जी चाहें इनके लिए घर पर हल्का फुल्का बन जाएगा। लेकिन अब्बा जी ने कहा नहीं, वो भी हलवा पूरी ही खाएंगे, जिस वजह से अम्मा ने बाजार के खाने पर पाबंदी लगा दी और अब घर में ही इसकी तैयारी हो रही थी। बड़े भाई ने भाभी से कहा कि वो हलवा पूरी की तैयारी करें, लेकिन अब्बा जी ने कहा नहीं, क्योंकि ये आइडिया तुम्हारा है तो इसीलिए नाश्ता भी तुम लोग ही बनाओगे। अब आज मेरी बहू की किचन से छुट्टी और अब बड़े भाई और आमिर दोनों, जो कुकिंग में बहुत अच्छे थे, मिलकर नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। इनके साथ काम में नगीन और अमरीन भी थोड़ा बहुत हाथ बटा रही थी। नगीन तो बहुत खुश थी कि शुक्र है आज इतवार की वजह से शुरुआत अच्छी हुई है, वरना तो सुबह ही बड़े भाई का मूड खराब होता है और भाभी को किसी न किसी बात पर डांट रहे होते थे। इसे अपने भाई की समझ नहीं आती थी कि जो सबके साथ अच्छे और नाइस थे, लेकिन जब भी बीवी की बारी आती समझ नहीं आती इनकी खुश मिजाजी और अच्छाई कहाँ गायब हो जाती है। रात को इतवार की वजह से छोटे मामू का बेटा इनके घर आया हुआ था। वो और ताहिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ वो नरगिस भाभी का छोटा भाई भी था। रात को वो लोग देर तक जागते रहे। नगीन अमरीन अभी इनके पास ही बैठी थी। पहले वो लूडो खेलते रहे, इसके बाद 1 बजे के करीब वो दोनों सोने के लिए चली गई थी। इसके बाद उन लोगों का प्रोग्राम फिल्म देखने का था। पता नहीं वो कब सोए थे। इस टाइम जितना घर में शोर शराबा और हलचल हो रही थी, सभी तकरीबन नींद से बेदार हो गए थे, क्योंकि नाश्ते की तैयारी बरामदे में हो रही थी। सब वहीं पर थे। बच्चे बाहर कभी बारिश में भागते, सेहन में कूदते और कभी बड़े भाई के डांटने पर अंदर की तरफ आ जाते। नगीन आने वाले वक्त से अनजान इस बात सबको खूब इंजॉय कर रही थी। इसका भी दिल चाह रहा था कि वो बारिश में जाकर नहाए। वो बड़े भाई और अब्बू की वजह से चुप थी। कोई देखे ना, रात से मेरी कापी नहीं मिल रही। जैन ने आकर नगीन से कहा, तो आपने रात को कहाँ रखी थी? अपने बैग में चेक करना था ना, वहीं पे होगी। नहीं, बैग में नहीं है, रात को वो मामू ने ली थी और अभी तक मुझे नहीं मिली। चलो अब देखते हैं, अंदर ही कहीं रखी होगी। नगीन अंदर कमरे में आई। इसने सारी जगह पे देखा, लेकिन जैन की कापी कहीं नहीं दिखी। इसने बच्चे को बोला कि थोड़ी देर ठहर जाए, अभी तुम्हारी कापी मिल जाती है। लेकिन जैन ने रोना शुरू कर दिया था कि नहीं, मुझे मेरी कापी अभी ही चाहिए, मैंने अभी ही लेनी है। मुझे नहीं पता। कापी ढूंढने में अरसल और आदर्श भी अब इसकी मदद कर रहे थे। उन्होंने भी अपने बैग, अपना कमरा, दादा दादी का कमरा जहाँ पे वो रात को बैठे थे, चेक कर लिया था, लेकिन कापी कहीं नहीं मिली। नगीन को पता था कि अगर जैन थोड़ी देर तक चुप ना हुआ तो भाभी ने एक नया तमाशा खड़ा कर देना है। इसलिए इसने जैन को साथ लिया और कहा कि चलो तुम्हारे कमरे में देखते हैं, वहां पे होगी। इसने कहा नहीं, वहां पे नहीं है। मामा ने सारी जगह देखी, वहां नहीं। मुझे मेरी कापी चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे कापी दो भाई, मुझे कापी दो। इसे पता था कि अगर अब 2 मिनट और इस तरह रहा तो घर में अच्छा खासा तमाशा बन जाएगा। इतनी देर में ताहिर भी अपने कमरे से बाहर आ गया। क्या हुआ, जैन क्यों रो रहा है? इसने बताया कि जैन की कापी नहीं मिल रही, जिस वजह से वो रो रहा है। ताहिर ने बोला कि जैन की कापी तो रात को नमान ने ली थी, इससे कुछ काम था तो इसलिए उसके पास है, कमरे में देख लो। ये कहते हुए ताहिर खुद बाहर की तरफ चल पड़ा। नगीन ने जैन को साथ लिया और कमरे में दाखिल होगी। वो ये भूल गई थी कि नुमान इस टाइम कमरे में सो रहा है और इससे एहतियात करनी चाहिए। वो बेधड़क कमरे में चली गई थी। इसने कमरे में देखा इधर उधर तो इससे बेड की साइड टेबल पर कापी पड़ी हुई नजर आई।
इसने जल्दी से कापी उठाई और जैन को दी ताकि इसका बाजा बंद हो, क्योंकि इसे पता था नुमान की नींद खराब हो गई तो माँ से फिर डांट पड़ेगी। इतनी देर में नुमान भी उठ गया था। इसने जब नगीन को कमरे में देखा तो पहले तो इसे यकीन नहीं आया कि वो सुबह सुबह इसे देख रहा है। वो थोड़ी देर इसे देखता रहा। जब इसे लगा वो वाकई कोई ख्वाब नहीं देख रहा, नगीन इस टाइम इसके कमरे में है, तो इसने जल्दी से बिस्तर से छलांग लगाई। इससे पहले कि वो नगीन कमरे से बाहर जाती, इसने इसकी कलाई पकड़ी और साथ ही जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया कि कोई आ ना जाए। नगीन ने इसकी तरफ पलटी, बड़ी हैरानी के साथ अपने बाजू को इसके हाथ में देखा एक नजर और फिर इसकी तरफ देखा। इसने जल्दी से नगीन का हाथ छोड़ दिया और बोला, बुरा मत मानना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। शुक्र है आज तुमसे बात करने का मौका मिल गया। नगीन, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुमने दरवाजा बंद कर दिया? वो दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि इसे खोल सके, लेकिन नुमान जल्दी से दरवाजे के आगे खड़ा हो गया। दोनों हाथ उठाकर बोला, प्लीज पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं ये दरवाजा खोल दूंगा और तुम चली जाना। नगीन के लिए नुमान की ये हरकत काफी ऊट पटांग और अटपटी सी थी। वो साइड पर खड़ी हो गई और बोली, कहो क्या कहना है? नुमान बोला, प्लीज तुम बैठ जाओ, मेरी बात का गुस्सा मत करना और तुम नाराज भी मत होना। तुम वादा करो तो फिर मैं तुमसे कोई बात करूंगा। इसने कहा, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें वादा चाहिए? नुमान ने कहा, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझसे वादा करोगी। पहले वादा करो तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी और ना ही नाराज होगी। नगीन ने कहा, वो बिना बात जाने कोई ऐसा वादा नहीं करेगी, इसीलिए इसने जो भी बात करनी है वो जल्दी से करे ताकि वो बाहर जाए। नुमान 2 कदम आगे बढ़ा और नगीन के पास आकर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि बात किधर से शुरू करे। नगीन ने इसे जब चुप देखा तो कहा कि वो जा रही है इससे पहले कि कोई आ जाए। नहीं, वो दरवाजा खोल दे, जो बात करनी है दरवाजा खोलकर कर लेना, क्योंकि इसे भी अब अजीब लग रहा था। तो इसे लग रहा था कि कोई अब आ जाएगा, या अगर बड़े भाई ने इस तरह से दरवाजा बंद में इसे इसके साथ अकेले देख लिया तो इसकी खैर नहीं इसको डर लगना शुरू हो गया था। नुमान ने जब इसे कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए देखा तो जल्दी से बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? नगीन बहुत हैरानगी से इसकी तरफ बढ़ी। इसने कहा, क्या कहा? नुमान दोबारा से कहा कि वो इसे पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। इसे ये सारी बात सुनकर बहुत अजीब लगा। इसने कहा कि इसके बारे में वो इसे कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि ये मामला इसके घर के बड़ों का है और वो इस मामले में इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये कहते ही नगीन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। नगीन जब कमरे से बाहर निकल रही तो इसने फरजाना भाभी को बड़ी अजीब सी नजरों से खुद को देखते हुए पाया, लेकिन इसने परवाह नहीं की और आराम से आगे बढ़ गई। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि फरजाना भाभी ने क्या स्टोरी तैयार कर ली है और अब वो थोड़ी देर तक इसके खिलाफ घर में छोड़ने का इरादा बना चुकी है। सलमान को बहुत तलाश और बिसार के बाद भी कुछ भी नजर नहीं आया। वो पार्क के दरवाजे के करीब ही बैठा था। इसने दरवाजे से निकलते बाहर पार्किंग में आते भी इधर उधर देखा, लेकिन इसे चंद गाड़ियों और इनमें बैठे लोगों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वो हैरान था कि बाहर निकलते ही इसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज इसे खींच रही है, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि इसकी तबीयत खराब होती वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और वहां से निकलने की पार्क से थोड़ी दूर आते ही इसने खुद को पुरस्कून महसूस किया और इसका दिल भी अपनी नॉर्मल हालत में आ गया था, लेकिन जिस्म अभी तक ठंडा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बर्फ के सर्द खाने से निकल कर आ रहा हो। ऐसी कैफियत सलमान की पहली बार हुई थी। सलमान हैदर को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है। वो वहां से गाड़ी दौड़ाता हुआ सीधा डेरे की तरफ निकला ताकि वो दादा जान को ये सब बता सके। एक दादा ही थे जो इसकी कैफियत को समझ सकते थे, क्योंकि इसे अपने बाबा का पता था कि इनसे बात की तो वो फौरन इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, जबकि वो बिल्कुल ठीक और नॉर्मल था। लेकिन बाबा ने इसकी बात पे यकीन नहीं करना था। इसके बाबा बच्चों को लेकर बहुत टची थे। वो इनके मामूली सी तकलीफ को भी इग्नोर नहीं करते थे, बहुत परेशान हो जाते थे। इसलिए वो सीधा दादा जान की तरफ निकला। वो पहले दादा को बताए कि इसके साथ आज क्या हुआ है।
डेरे पर पहुंचते ही सलमान ने मुलाजिम से दादा का पूछा था। उसने बताया कि बड़े शाह जी के पास लोग आए हुए हैं, तो इधर बैठे हैं। इसने सलमान से कहा कि वो शाह जी को बता दे कि सलमान हैदर आए हैं, लेकिन सलमान ने इसे मना कर दिया और बोला कि नहीं, वो खुद दादा के पास जाना चाहेगा। दादा जान इस टाइम अपने मरीदों और मिलने वालों के साथ बैठते थे, इनके मसले मसाइल सुनते और इनको हल करने की कोशिश करते। सलमान यही समझा कि आज भी वो लोग आए होंगे। इसे नहीं पता था कि आज कुछ और ही इसके साथ होने वाला है। सलमान ने अंदर जाते ही सबको बुलंद आवाज में सलाम किया और दादा की तलाश में नजरें दौड़ाई, तो वो इसे आज अपनी महसूस जगह की बजाय साइड पर कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए। दादा के साथ ही कुर्सी पर इन्हीं की उम्र के एक और बारिश बुजुर्ग बैठे हुए थे। सलमान बहुत हैरान हुआ कि ये आज तक बहुत कम ही देखा था कि कोई इसके दादा के मुकाबल कुर्सी पर बैठा हो। लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे और इनसे एहतराम की वजह से या तो वो इनसे थोड़ा हटकर बैठते या फिर नीचे दरी या कलीन पर बैठना पसंद करते थे। दादा के मना करने के बावजूद सलमान हैदर को देखकर बुजुर्ग इसकी तरफ मतवज्जो हुए, यकटक इसे देखना शुरू कर दिया। दादा जान ने सलमान की सलाम का जवाब दिया और इसे देखकर बहुत खुश हुए और इसे अपने पास आने का इशारा किया। बाबा जान ने सुबुही की पुप्पो से पूछा कि वो कहाँ पर जाना पसंद करेगी, क्या वो लोग किसी ढाबे पे चले या कहीं और। सुबुही की पुप्पो ने कहा यहाँ करीब ही एक पार्क है, तो वो लोग पार्क में बात कर सकते हैं। रबेल और मुजम्मल इस दरमियान बिल्कुल खामोश थे। मुजम्मल को तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। पुप्पो घर से ऐसे चोरी छुपे क्यों निकली है। इसने एक नजर बाबा साहब की तरफ देखा और फिर खामोशी से गाड़ी पार्क के बाहर खड़ी कर दी। रबेल बाबा साहब के बाहर निकले का इंतजार कर रही थी, लेकिन बाबा साहब अभी तक गाड़ी में ही मौजूद थे और पुप्पो जी भी बैठी पता नहीं क्या सोच रही थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद बाबा साहब ने कहा, बहन जी फरमाएं, आप कुछ बात करना चाहती थी। पुप्पो ऐसे चौंकी जैसे नींद से जागी हो और बोली, शाह जी माफ कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस पर एतबार करूं और किस पर नहीं। लेकिन क्योंकि भाई ने अपनी आखिरी मुलाकात में मुझसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी भी कोई भी मसला हो तो मैं सबसे पहले आपसे राब्ता करूं। बाबा साहब हैरान से बोले, आखिरी मुलाकात? वो आज से 3 दिन पहले मेरे घर आया था भाभी के साथ। वो बहुत परेशान थे। मैंने पूछा भी था कि भाई क्या हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। भाभी ने बोला कि मैं भी पूछ पूछ के थक चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रहे। मैंने 2-3 बार पूछा, लेकिन भाई ने मना कर दिया। इसके बाद मैंने भी खामोशी एख्तियार कर ली, क्योंकि अगर भाई ने कुछ बताना होता तो वो एक से दूसरी बार में ही बता देते। अब ये तो पक्का था कि वो कुछ बताना नहीं चाहते। मैं जितना मर्जी इसरार करती, मैंने सोच लिया था कि नादिया के पापा आते हैं तो मैं इनसे इस मामले में बात करूंगी। अब वही हैं जो भाई से पूछेंगे कि क्या बात है, क्या मामला हुआ है। बातों बातों में भाभी ने जिक्र किया कुछ दिन पहले उन्होंने वकील को भी घर बुलाया था। मैंने पूछा भाई लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बड़ी हैरान हुई थी, अभी कल ही तो वकील साहब हमारे घर आए थे, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने भाई से पूछा कि खैर है, आपने वकील साहब को क्यों बुलाया, कुछ हुआ है क्या? तो भाई ने कहा नहीं, उन्होंने वकील को नहीं बुलाया, बल्कि उन्हें एहसन हयात से कुछ काम था, तो इनका असिस्टेंट इनके पास आया था। भाई ने चलते वक्त मुझे ये कहा था कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि मुझे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं सबसे पहले आपसे राब्ता करूँ। मैंने भाई से कहा कि आपने सबूही को कभी मेरे घर 2 से ज्यादा दिन रहने की इजाजत नहीं दी, और आपके दोस्त के घर सबूही इतने दिन से कैसे है? तो बोले, बस यूं समझ लो कि वो भी इसका बाप है। मैंने खामोशी एख्तियार कर ली। रबेल खामोशी से इनको बातें करता हुआ सुन रही थी और हैरान हो रही थी कि ऐसा क्या हुआ जो पुप्पो घर से चोरी छुपे इनके साथ निकलने पर मजबूर हो गई हैं। बहन जी, ये तो राना शौकत की मेहरबानी और मोहब्बत और एतबार था कि वो मुझ पर करता था, वरना आज के दौर में तो सगे रिश्तों पर भी बंदा एतबार नहीं कर सकता। आप मुझे खुलकर बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि हमें जल्दी घर जाना चाहिए। सब लोग हमारी एक साथ गुमशुदगी पर परेशान भी हो सकते हैं।
शाह साहब, मुझे लगता है कि भाई का एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इनका मुकम्मल प्लानिंग के साथ एक्सीडेंट करवाया गया है और ये एक कत्ल है। सूही की जान को भी खतरा है। शाह जी, मेरी बच्ची की हिफाजत करें, वो लोग इसे भी मार देंगे। वो ये कहते ही रोना शुरू हो गई। रबेल ने पप्पो के कंधे पर हाथ रखकर अपने साथ लगाया, दूसरे हाथ में इनका हाथ पकड़कर इन्हें अपने साथ का एहसास दिलाया। मुजम्मल इस दौरान खामोशी से गाड़ी से बाहर निकल गया था। कुछ देर बाद इसकी वापसी पानी और जूस के साथ हुई थी। इसने आते ही पानी की बाटल पप्पो की तरफ बढ़ाई, जो उन्होंने 2 घूंट पीकर रबेल को पकड़ा दी। बहन जी, अल्लाह ना करे बच्ची को कुछ हो, वो तो पहले ही सदमे की वजह से मरने की हालत में है, और आप फिक्र ना करें, वो अपने घर में है और महफूज है। आप परेशान मत हों। बाबा साहब ने इन्हें तसल्ली दी। नहीं शाह जी, बंदा घर में महफूज होता है, घर की दीवारें और दरवाजा मजबूत हो तो। लेकिन सबूही जिस घर में है, ना इसकी छत है और ना ही दरवाजा। गुस्ताखी माफ आंटी जी, अब खुल कर बताएं कि बात क्या है। मुजम्मल ने कहा। शाह जी, मैं कैसे शाह जी बताऊं, वो अटकने लगी। आप बेफिक्र होकर जो भी बात है खुलकर बोले। यूं समझे कि ये जामन ही बैठा है। मेरे लिए मुजम्मल और जामन में कोई फर्क नहीं। आप इस बात की टेंशन मत लें। बाबा साहब ने पप्पो को तसल्ली दी। वो बोली, भाई साहब, इस बच्ची का तो मुझे पता है, ये सूही की बहुत अच्छी दोस्त है और ये उसके लिए कुछ जान भी वारने को तैयार है। लेकिन मैं इस बच्ची को नहीं जानती थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। आप बेफिक्र रहें और बताएं कि क्या बात है। हमें घर से निकले हुए काफी टाइम हो गया है, यही ना हो कि हमारे देर करने पर पीछे कुछ मसला हो जाए। मुजम्मल की बात पर वो बोली कि भाई साहब के वकील के साथ मिलकर वो लोग कुछ साजिश करना चाहते हैं और सबूही की जान को भी खतरा है। आपको किस पर शक है? मुजम्मल ने पूछा तो पप्पो ने उन्हें बताया जो बातें उनके इल्म में आई थी और उन्हें जो शक लगा। बाबा साहब तो इस दरमियान बिल्कुल खामोश थे। इन्हें बहुत सदमा लगा था कि क्या हो गया है। पप्पो ने सारी तफसील बता दी जो आज सुबह उन्होंने सुना था, जो कुछ इनके शक के दायरे में आया था। ये सुनकर बाबा साहब ने मुजम्मिल से फौरन चलने का कहा और साथ ही इससे बोले कि वो जल्दी से अपने माँ बाप को फोन करके यहाँ बुला लें। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा। डियर लिसनर्स, प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा नावल कैसा लगा, और नावल के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें।